आपका बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं सौरभ शर्मा। आपका प्रोग्राम जब बातें खुल्लम खुल्ला होती हैं और आपको वो बताते हैं जो कोई और नहीं बताता। पहले जरा भाई हाथी घोड़ा पाल की कुछ करिए, ढोल नमा के। प्रदीप जी स्टूडियो में आए। बहुत स्वागत प्रदीप सिंह जी आपका प्रोग्राम में। अनंत विजय जी हमारे साथ आ चुके हैं प्रोग्राम में। अनंत जी बहुत स्वागत है आपका। और आपके अपने शांतनु गुप्ता जी हैं प्रोग्राम में, बहुत स्वागत आपका भी। हमारा सब ये देखिए आज का टॉपिक सर दर्द। सर दर्द, ऐसा SIR दर्द अच्छा है, बनाते हैं सर दर्द नहीं है, SIR दर्द है। बहुत क्रिएटिव है, लेकिन बहुत क्रिएटिव। किसको हो रहा है इस SIR का दर्द? वो फोटो लगा रखे हैं आपने, कहानी देखिए। लेकिन पिक्चर, आज राहुल गांधी ने कहा पिक्चर अभी बाकी है पिक्चर सवाल के जवाब में। तो ये बात सच है। ये कहानी शुरू तो SIR से हुई थी। बिहार में इलेक्शन कमीशन ने ये वोटर लिस्ट रिवीजन का काम शुरू किया। वो पहुंच कहां तक गई? इलेक्शन चोरी तक पहुंच गई। इलेक्शन वोटर लिस्ट रिवीजन की कहानी वोटर चोरी तक पहुंच गई है। अब इसको राहुल गांधी जहां तक ले गए, आज का मुद्दा सर एक लाइन में बता देता हूं, उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है और जो वो सवाल उठा रहे हैं उसका क्या जवाब आ पा रहा है, या जितना जवाब आना चाहिए, जहां से आना चाहिए, जितनी जोर से आना चाहिए वो जवाब आ रहा है क्या? ऐसा तो नहीं राहुल गांधी वन साइडेड नैरेटिव ले उड़ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने शायद पहली बार कोई एक ऐसा एफर्ट करके दिखाया है जिसमें इनिशिएटिव उनका था। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी टीम से कहा कि जरा इस लोकसभा चुनाव का कुछ डेटा निकाल के परखो। तो हमने इलेक्शन कमीशन का ही डेटा इस्तेमाल किया। एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें एक विधानसभा सेगमेंट, उसका डेटा। उन्होंने कहा 6 महीने लगे मेरी टीम को। 7 फीट पन्नों का उन्होंने अंबार दिखाया। इसको हमने सब परखा है, इसकी जांच की है। इसमें इतने फेक वोटर हैं, इसमें इतने इनएलिजिबल वोटर हैं, इसमें इतने डबल वोटर हैं, इसमें किसी की फोटो नहीं है, किसी के पिता का नाम गलत है, किसी का पता 0 लिखा हुआ है। तो उन्होंने एक एफर्ट करके दिखाया और एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अच्छी इस सेंस में कि वो सधी हुई थी। कम से कम जो डेटा वो ले आए थे उसको वो पिरो करके बता पाए एक सीमलेस तरीके से कि भाई मेरा सवाल ये है और उसके पीछे आधार ये है। इतना तो राहुल गांधी को क्रेडिट जाता है। अब इस डेटा में कितना दम था, ये इसका जो जवाब इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से दिया उनको सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक करके कि ये दावे भ्रामक हैं, या जिस तरीके से उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, कभी कर्नाटका का इलेक्शन कमीशन, महाराष्ट्र का, हरियाणा का इलेक्शन कमीशन, कि आप या तो हमें शपथ पत्र पर ये सारी बातें दीजिए, नहीं तो फिर आप माफ़ी मांगिए। क्या ये उत्तर सफिशिएंट है? क्या इतना भर कहना चुनाव आयोग का काफ़ी है? इसकी बात हम लोग करेंगे। कुछ आप न्यूज़ जानते ही हैं कि कल राहुल गांधी के लीडरशिप में बाकी सारा विपक्ष के बहुत सारे सांसद, उन्होंने इलेक्शन कमीशन तक मार्च करने की कोशिश की, डिटेन किए गए। एक काफ़ी उसमें कल का दिन जो है बड़ा इवेंटफुल था इस लिहाज से। बेहोश भी हुए, फ्लाइंग किस वगैरह भी दी गई, बसों से बेहोश भी हो गए, बस में डिटेन किए गए, वही पता लगा। बैरिकेड फांदे गए। अखिलेश यादव ने बैरिकेड फांद दिया। राहुल जी पीछे थे, वो कोई महिला बेहोश बताते, वहां भी एक सांसद बेहोश हो गए सड़क पे, तो उसको राहुल गांधी ने उनको भिजवाया एम्बुलेंस अपनी गाड़ी से कि इनको अस्पताल लेकर के। तो हम कह रहे नहीं, ये सब बातें भी हुई हैं। और इस सब के बीच आज उनका जो स्टेटमेंट आया सर, उन्होंने कहा कि ये एक सीट की बात नहीं है, कई सीटें हैं और ये राष्ट्रीय स्तर पर बड़े व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है वोट चोरी। चुनाव आयोग जी जानता है, हम भी ये जानते हैं, लेकिन पहले हमारे पास कोई सबूत नहीं था, अब हमारे पास सबूत है और अब हम रुकेंगे नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। प्रियंका गांधी ने तो साफ साफ कह दिया कि राहुल गांधी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया सब कुछ फर्जी है, पूरा फर्जीवाड़ा है। तो उन्होंने तो पूरी स्याही की बोतल ही पलट दी है कि सब गलत है, ये जो देश में चुनाव हुआ वो फ्रॉड है, ये उन्होंने कहा। सो आपसे बात नहीं हुई 2 हफ्ते से, जब से मामले शुरू हुए हैं। सर, क्या इम्पैक्ट है राहुल गांधी की बातों का जमीन पर? मेरे हिसाब से मेरी जो जानकारी है जीरो, बिल्कुल जीरो, बिग जीरो। देखिए, इम्पैक्ट का पता चलता है जब जनता में हलचल हो, जनता इस पर उद्वेलित हो और सड़क पर आने को तैयार हो जाए। जैसे आपने देखा बोफोर्स के समय विपक्ष ने आरोप लगाया, उस समय कोई सबूत नहीं दिया था विपक्ष ने, लेकिन लोगों ने मान लिया था। तो एक चीज होती है, जो आरोप लगा रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता क्या है, उससे तय होता है कि इंपैक्ट क्या होगा। और दूसरी बात है कि देखिए, जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, एक पैटर्न देखिए। SIR को तो भूल जाइए, ये उसमें बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये पैटर्न ये है कि इस देश में जो डेमोक्रेसी है उसको आप बदनाम कर दीजिए, जो जनादेश है उसको संदिग्ध बना दीजिए। और ये पैटर्न चल रहा है बांग्लादेश से, आप देखिए
शुरुआत ऐसे ही हुई कि रिग करके चुनाव जीती है, बेईमानी से जीती है, बूथ लूट कर जीती है। और ये कोई नई बात नहीं है। आप 1989 को याद कीजिए, इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद राजीव गांधी चुनाव हार गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो इस रिजल्ट को मान ही नहीं सकता। 1984 में बीजेपी को 8% वोट मिले, 2 सीटें मिली। अब इनका वोट शेयर 12% हुआ और इनको 85-86 सीटें मिल गई। तो ये तो एडअप नहीं करता है। ये बिल्कुल, इसको मैं मानने को तैयार नहीं हूं। तो ये कोई पहला मौका नहीं। दूसरा, वोट की चोरी कैसे होती है। 1952 पहला जनरल इलेक्शन, रामपुर से मौलाना आजाद चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव हार गए। वहां से जो विपक्ष के उम्मीदवार थे उनको लगभग 20,000 वोट से जीता हुआ घोषित कर दिया, डीएम जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसने। और उनकी पार्टी के लोग जुलूस निकालने लगे। तब तक पता चला, वायरलेस से पता चला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को। उन्होंने मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को फोन किया जी कि मौलाना को हारना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा अब तो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। उन्होंने कहा मैं ये नहीं जानता, अगर वो नहीं जीतेंगे तो तुम मुख्यमंत्री नहीं रहोगे। ये उस समय के जो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन थे, उन्होंने अपनी किताब लिखी, उसमें इसका जिक्र किया है। पंत जी ने उनसे कहा, टंडन जी थे, उनका पहला नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उनसे कहा कि भाई आप डीएम से बात कीजिए और रिजल्ट बदलवाइए। तो उन्होंने कहा कैसे हो सकता है। डीएम को फोन किया, डीएम ने कहा कि हम रिजल्ट खुद घोषित कर चुके हैं। तो बोले कि अगर जो है नहीं होगा तो ना पंत जी की नौकरी रहेगी ना आपकी नौकरी रहेगी। तो उस समय जो पोलिंग का तरीका था, वो हर उम्मीदवार का एक बक्सा होता था। अच्छा। उस पर कोई सिंबल नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, कोई मुहर नहीं लगती थी। ये जो है सौरभ जी का बक्सा है, हम सौरभ जी को वोट देना चाहते हैं, उस बक्से में हमने बैलेट पेपर डाल दिया। तो जो जीता हुआ कैंडिडेट था उसके बक्से से निकाल के वोट मौलाना आजाद के बक्से में डाल दिया गया और उनको जीता हुआ घोषित कर दिया गया। किताब में लिखा गया। ये किताब में लिखा गया। तो वोट की चोरी इस तरह से होती है। तो अब वो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कांग्रेस पार्टी का। और उस समय के लोग कहते हैं कि बंटवारे की वजह से नेहरू से बहुत नाराजगी थी लोगों के मन में। ठीक है। और जो है जितनी सीटें उनकी आई और जिस तरह से जीते, उनके खिलाफ जो है प्रभुदत्त पटवारी चुनाव लड़े थे फूलपुर से, वहां भी मुश्किल से जीते थे नेहरू जी। ठीक है सर। लेकिन वो जो जिसका प्रमाण नहीं है उसके बारे में नहीं कह सकते कि जो है बेईमानी हुई नहीं हुई। लेकिन ये कांग्रेस का ट्रेडिशन रहा है और अपोजिशन इस तरह की बातें करता रहा। आप याद कीजिए, 2 उदाहरण देता हूं। एक 1971 अपोजिशन बुरी तरह से हार गया, कांग्रेस पार्टी जीत गई। अपोजिशन ने ग्रैंड अलायंस बनाया था, सभी पार्टियां मिल गई थी कि कांग्रेस से ज्यादा वोट मिलते हैं हमको, यानी कांग्रेस को के खिलाफ वोट ज्यादा पड़ते हैं, हम मिल जाएं तो जीत जाएंगे, जो आज हो रहा है। हाँ। तब उस समय जनसंघ पार्टी थी, उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ से जो है स्याही मंगवाई थी ऐसी, जो दूसरे उम्मीदवार के मुहर लगाई जाए तो वो स्याही उड़ जाती थी। और 84 में इसी तरह से कहा गया, जब इतनी बड़ी जीत हुई राजीव गांधी की, कि हर बैलेट बॉक्स में पहले से 40-50 हजार बैलेट पेपर। आप कह रहे हैं कि मतलब इलेक्शंस को फ्रॉड बताने के प्रयास पहले भी हुए। हारने वाला हमेशा बताता है कि मेरी गलती नहीं हार में। बट वो ठीक है बात आपकी, और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि ये कोशिश तो यही है ना कि भाई जनादेश था ही नहीं है जिसकी बदौलत आप सत्ता में बैठे हुए हैं। मगर सर वो जमाने और थे, आज मीडिया है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है। बात कहीं वोटर के पास यहाँ कहीं बात जो है, हम यहाँ नोएडा में बैठे हैं, यहाँ कहीं बात जो है आपका चेन्नई का व्यूअर भी सुन रहा है, अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति भी सुन रहा है, सब कुछ है। अब मेरा ये तो बात देखिए तय है ना, बीजेपी का एक सेक्शन ऑफ वोटर या ऐसा है या उसका समर्थक, उसको राहुल गांधी के बारे में आप कुछ भी बता दीजिए, वो कहेगा अरे यार ये फिर वैसी बातें करने लगा, इसमें कोई दम नहीं है। बीजेपी की एक कमी उसको नजर नहीं आएगी। सेम विद राहुल गांधी कैंप, उनके लिए राहुल गांधी की कही बात मतलब पत्थर की लकीर, ये तो असत्य हो ही नहीं सकती। राहुल गांधी ने कमाल कर दिया इस बार, तो ऐसा मुद्दा लेके आए हैं, मोदी के पास जवाब ही नहीं है इस बात का। लेकिन कोई ऐसा सेक्शन भी तो होगा जिसे लग रहा हो कि अच्छा ठीक है, राहुल गांधी ने एक बात कही, सोचने लायक बात है, इसका जवाब देखते हैं क्या आता है।
वो संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो तो पता चलेगा फिर अगले चुनाव में। तो दूर है अभी। चौकीदार चोर है कि अपार सफलता के बाद वोट चोरी का एक नया शो आया है। और दो बातें प्रदीप जी ने कही, उसमें से बहुत गंभीर सूत्र निकलते हैं, इन्होंने हल्के से उसको छुआ है। सिर्फ जो बांग्लादेश वाली बात की वो बहुत खतरनाक बात है। मैं फूड फॉर थॉट छोड़ता हूं आपके लिए भी और आपके दर्शकों के लिए भी। बांग्लादेश हुआ, उसके बाद टैरिफ वॉर, मतलब टैरिफ का झंझट शुरू हुआ अमेरिका। उसमें देश का एक प्रमुख नेता किसी देश के दौरे पे जाता है, मैं नहीं जानता कौन सा नेता है, उसके बारे में पता नहीं चलता, लोग कयास लगाते हैं वो कहीं गए कहीं से आए, फिर कहीं गए कहीं से आए। उसके बाद अचानक से ये एसआईआर के खिलाफ का जो विरोध था वो अचानक से वोट चोरी में बदलता है और चुनाव पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया जाता है। एक तो इस पर विचार करना चाहिए ऐसे लोगों को जो ये सोच रहे हैं कि बहुत गंभीरता से ये किसी एक व्यक्ति के विदेशी दौरों के बाद हुआ? नहीं, मैं तो सिर्फ आपको इंसिडेंट्स बता रहा हूं। क्या इसमें कोई सूत्र है? ये क्रोनोलॉजी जिसको अमित शाह जी कहते हैं ना कि क्रोनोलॉजी समझिए, तो क्रोनोलॉजी समझिए इसकी। इस क्रोनोलॉजी में कोई दम है या नहीं है ये थोड़े दिनों बाद पता चलेगा, क्योंकि ये अरब स्प्रिंग जो हुआ था वहां से जुड़ता है ये मामला। ये बहुत और ये डीप स्टेट जो होता है ना, वो सत्ता बदलने से डीप स्टेट नहीं बदल जाता, उसका चरित्र नहीं बदल जाता है, बदलती है उसकी सिर्फ उसके बदलते हैं उसके टारगेट। तो मैं सिर्फ अब आप सर यहीं पर रुके, आपने दो बातें कह दी। आपने डीप स्टेट भी शब्द इस्तेमाल कर दिया। डीप स्टेट हम लोग अमेरिका के लिहाज के टर्म्स में बात करते हैं जब तब कहते हैं। दूसरा आपने विदेशी दौरों को बात कर दिया। तो मतलब आप इस सारी एक्सरसाइज जो राहुल गांधी कर रहे हैं इसके पीछे फॉरेन हैंड बता रहे हैं, कोई विदेशी हाथ है इसके पीछे? मैं क्रोनोलॉजी बता रहा हूं, फॉरेन हैंड की बात आप कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ क्रोनोलॉजी बता रहा हूं। और फूड फॉर थॉट शब्द का इस्तेमाल इसलिए मैंने शुरू में कर दिया था, क्यों ऐसी कोई संभावना बनती है क्या? क्योंकि इन दिनों जो इस डिजिटल डिसरप्शन के इस युग में सौरभ जी, आपको सिर्फ डॉट्स जोड़ने हैं, प्रमाण तो बहुत बाद में आते हैं। आप अगर पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं तो आप उनकी कदमों पर नजर रखिए कि वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। जैसे होता है ना उसमें जो सेंसेक्स होता है, सेंसेक्स में दो अगर बिजनेसमैन कहीं मिल लेते हैं तो कभी सेंसेक्स उठ जाता है, कभी सेंसेक्स गिर जाता है। इसलिए बिजनेसमैन के आपसी मुलाकात की खबर नहीं आती। नहीं वो ठीक है, लेकिन आनंद जी फिल इन दी ब्लैंक्स या डॉट्स को जोड़ना ये मेरा आपका काम हो सकता है, बिल्कुल हमारा प्रोफेशन का काम हो सकता है। मैं तो आम वोटर की बात कर रहा हूं, उसको वो तो ये चाहता है यार एक आदमी ने एक आरोप लगाया, इसका जवाब दे दो तुम सीधे तो जवाब दे तो रही है इलेक्शन कमीशन। अरे सर उनके एक्स हैंडल पर एग्जैक्टली उनके राहुल गांधी टीवी पे आके एक आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी की पार्टी अब जिले जिले में घूम करके वोट चोरी का ढिंडोरा पीटेगी, इसकी तैयारी की जा चुकी है। और इलेक्शन कमीशन जवाब कहां दे रहा है? इलेक्शन कमीशन जवाब दे रहा है एक्स पर, सोशल मीडिया पर। दोनों की तुलना क्यों कर रहे हैं सर? आप क्या आप दोनों की तुलना क्यों कर रहे हैं? वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, बिल्कुल, ये एक संवैधानिक संस्था है। मैं केवल आरोप और जवाब की तुलना कर रहा हूं सर। नहीं, जवाब से कोई फर्क पड़ता है क्या? बोफोर्स पर किसने जवाब, अरे राफेल पर किसने जवाब नहीं दिया? राफेल के मॉडल भी गांव-गांव घुमाए गए थे। हाँ, तो उस पर रक्षा मंत्री बोले, विदेश मंत्री बोले, गृह मंत्री बोले, वित्त मंत्री बोले, प्रधानमंत्री बोले, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बोला। लेकिन आज भी क्या उसको मान लिया या जनता ने मान लिया क्या? सर पैसे की चोरी और वोट की चोरी, इसमें एक भावनात्मक अंतर है। नहीं, चोरी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, आरोप सॉरी, मैं भी आरोप की विश्वसनीयता। पैसे की चोरी का आरोप और वोट की चोरी का आरोप बहुत अलग चीजें हैं। मैं एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे ओपी रावत साहब को सुन रहा था। ओपी रावत साहब ने बहुत स्पष्ट कहा कि ये लापरवाही हो सकती है, ये कोई गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन चोरी जैसा शब्द उपयोग करना ये मतलब वो आप माइल्स अहेड चले। मुझे तो बताया ओपी रावत साहब ने ये भी कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांग रहा है, शपथ पत्र पे बोले राहुल गांधी नहीं तो माफी मांगे अपने आरोपों पर, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई रूल नहीं है जिस पर आपके शपथ पत्र पे मांगेंगे उनसे जवाब। इलेक्शन कमीशन का रूल नहीं है, लेकिन हाँ किसी भी चीज को वैलिडेट करने का एक नॉर्मल रूल है कि भाई जो आप कह रहे हैं आप शपथ पत्र पर दे सकते हैं। देखिए मैं जो प्रवीण जी ने एक बात कही उसको मैं दोहराना चाहूंगा कि आरोप कौन लगा रहा है, उसकी कितनी विश्वसनीयता है,
उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि ये जो छापामार पॉलिटिक्स है ना, ये राहुल की चली नहीं, ना तो पेगासस में चली, ना हिंडनबर्ग में चली, ना राफेल में चली, और अब कितनी चल पाएगी देखना है। क्योंकि देखिए जैसे चुनाव का रिजल्ट आने वाला था 24 का, तो जयराम रमेश का क्या ट्वीट आया कि 120 डीएम को कॉल करें अमित शाह ने। तो इलेक्शन कमीशन आपके पास डेटा है, उन्होंने कहा मेरे पास डेटा, मैं 1 हफ्ते में दे दूंगा। 1 हफ्ता क्या, पूरा साल निकल गया, कुछ नहीं आया। तो ये तरीका है। और ये सोरोस किट का जो सबसे टॉप फॉर्मूला ये है कि उस देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे, उसके इलेक्शन पे कर दो कि ये बेकार है, ये तो किसी फर्जी तरह से हुआ है। तो लोग सड़कों पे कैसे आ जाएं? तो बांग्लादेश से क्यों लेके, श्रीलंका से क्यों लेके, अरब सिंह से क्यों लेके, मुद्दे से मुद्दे में। और ये अच्छा कब सीखा, मतलब ईवीएम खराब है कि वोटर लिस्ट खराब है कि डीएम को कॉल करा, पहले तय कर लो कि क्या है। अब ईवीएम खराब नहीं है, ईवीएम ही खराब है तो मैं ईवीएम की चर्चा ही बंद हो गई। ईवीएम तो बेदाग होके निकल गई बेचारी। तो सबसे आराम में इस वक्त ईवीएम है। ईवीएम अब वोटर लिस्ट पे कूदा, कॉल डीएम को हुआ है कि ईवीएम खराब है, कि पहले तय तो कर लो कि अगर ईवीएम खराब है तो मुझे वोटर लिस्ट से खेलना क्यों है। तो और ये कब राहुल गांधी वही तो कह रहे हैं कि पहले हम गड़बड़ समझ नहीं पा रहे थे, मतलब ये कब हम समझ गए कहां गड़बड़। भाजपा को देखिए सवाल इस बात अच्छा, का है कि जब गड़बड़ी को उनके ही मंत्री ने हवा निकाल दी। आता उसको अभी आता हूं। नहीं, सीधी सी बात है कि भाई एक संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है कि अगर आपको चुनाव को लेकर कोई भी आशंका है, शंका है, आपको संदेह है, गड़बड़ी हुई है, तो आप इलेक्टोरल ऑफिसर को 30 दिन के अंदर शिकायत कीजिए। उसके अगर वो नहीं करते हैं तो 45 दिन में हाई कोर्ट में आप रेट फाइल कीजिए। अगर राहुल गांधी और उनकी पार्टी और उनके उम्मीदवारों ने ये स्टेप पूरा किया होता, उसके बाद ये बात कहते, तो इसकी कोई वैलिडिटी, कोई जो है विश्वसनीयता बनती। आपने जो पहले 2 स्टेप थे जो आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया। राजनारायण चुनाव हार गए, उनको लगा कि इसमें बेईमानी हुई है, वो उन्होंने रेट फाइल कर दी, इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हो गया। तो बताएं किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी, भाई उदाहरण पूरे देश में छोड़ दीजिए, किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी को उदाहरण बना के कहा होता यहां बेईमानी हुई, यहां वोट की चोरी हुई, हम जा रहे हैं पहले इलेक्टोरल ऑफिसर के पास, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां से भी हार गए तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कुछ तो ऐसा किया होता। उसके अलावा 11 साल, वैसे तो जो है उनको राजनीति में आए जो है 20-21 साल हो गए, 11 साल की बात करें जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, जितने आरोप लगाए एक भी सच्चाई के जरा भी करीब कहीं पहुंचा क्या? तो कैसे मान लें कि ये आरोप उनका जो है वो सही है? और कुछ में तो कोर्ट में जाके माफी मांगनी पड़ी। भाई कोई तो तरीका होगा। मतलब बीजेपी को नहीं समझ में आ रहा है, बीजेपी चोरी कर रही है, ये मान लिया, चलिए आप जो बोल रहे हैं वो सही है, ये भी मान लिया। तो इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा है गड़बड़ हुई, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा है गड़बड़ हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से भी एसआईआर को मना कर दिया, और आज तो और बड़ा काम कर दिया, कह दिया आधार जो है सिटीजनशिप का प्रामाणिक जो है। मैं बता देता हूं Resident 2 लाइन में सर क्या हुआ। आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर जो था। आज एक्चुअली जो पिटिशनर्स थे एसआईआर के खिलाफ, उनकी बातें सुनी जा रही थी। तो एक उन्होंने कहा, जैसे एक कपिल सिब्बल साहब ने खड़े होकर के कहा कि करोड़ों लोग के नाम बाहर हो जाएंगे, ऐसी संभावना है। तो उस पर जो है, उस पर जज साहब ने कहा कि भाई 7 करोड़ 90 लाख मतदाता थे, उसमें से 7 करोड़ 24 लाख लोगों के फॉर्म वापस आ गए हैं, मतलब उन्होंने फॉर्म भर दिया है। तो वो करोड़ों लोग कहाँ हैं जिनके आप कह रहे थे कि इनके नाम कट जाएंगे? वो तो इसी तरह के आरोप है, ज्यादातर के तो वहां पे फॉर्म आ गए। फिर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग सही है ये कहने में कि आधार को अंतिम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसकी जांच परख जरूरी है। तो ये भी इलेक्शन कमीशन के हक में जाता है। अच्छा, फिर प्रशांत भूषण खड़े हुए, उन्होंने कहा कि साहब ये 65 लाख लोग जो हैं, उन्होंने बताया कि इनमें से लाखों मर गए हैं, लाखों शिफ्ट हो गए हैं, इनके बारे में किसी को पता ही नहीं है और ये उसकी डिटेल भी नहीं दे रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा कि ये बिल्कुल झूठ है, ये डेटा सारा जो है पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जा चुका है। तो ये सारी बातें जज साहब के सामने आ और रही हैं। उन्होंने ये भी एक कहा और कि ये तो इम्पोर्टेंट ड्राफ्ट है, ये तो ड्राफ्ट है और ड्राफ्ट पर आपत्ति देने के लिए समय दिया गया है। 1 सितंबर तक का सुप्रीम कोर्ट का 1 महीने का समय दिया गया है भाई, ड्राफ्ट में सुनो। उसके बाद एक याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव जी भी हैं उसमें, उन्होंने आज स्वयं बहस की एक सिटीजन के तौर पर, और उन्होंने एक किसी को पेश किया कि देखिए इसका नाम मृत सूची में है, उसको हम ले आए हैं। मैंने एक तर्क आज ये सुना कि यादव जी के सर बारे में ये बड़ा हाँ, ये वाला प्रकरण बता दीजिए, सुनिए। दिलचस्प है, अच्छा, सुन लीजिए सर। तो जब उन्होंने पेश किया उसको कि ये मर चुके हैं या चुकी हैं, इनको देखिए, तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो उनके ईसीआई के वकील थे द्विवेदी जी, उन्होंने कहा कि भैया देखो ये ड्रामा टीवी स्टूडियो के लिए तो ठीक है,
ये टीवी स्टूडियो की अदालत विश्वसनीयता नहीं के लक्षण चलेगी। नहीं है। नहीं, कई चैनल ऐसे ड्रामा करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि नहीं, जैसे मैंने लेकिन बड़ी एक जैसे रोचक एक और दलील ये दिलचस्प- आई कि भाई बिहार में नाम कटेंगे ही, जुड़ेंगे नहीं। वहां तो 1 करोड़ नाम जुड़ गए महाराष्ट्र में, यहां एक भी फर्स्ट टाइम वोटर नहीं मिला। 7 करोड़ मतलब इतने इतने वोटर थे, उसकी उसमें तो से कटे मियाद बस। है। सर वो जो रिवीजन हुआ, इलेक्ट्रल रिवीजन तो जो है हर साल होता है। तो 1 जनवरी तक जो है 2025 तक जो 18 साल के हुए उनका नाम वोटर जुड़ा लिस्ट हुआ में आ already चुका इसमें। है। ये वोटर का ये- गहन पुनरीक्षण है, वोटर लिस्ट का जो बन चुका है। हाँ। ये एडिशन का मामला थोड़ी है। महाराष्ट्र में जो सुप्रीम हुआ वो कोर्ट- तय तारीख के पहले हो गया था वहां। सुप्रीम कोर्ट ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल प्रश्न ये है कि इलेक्शन कमीशन को ये राइट है कि नहीं वेरिफिकेशन का। अगर है तो बात खत्म हो गई। नहीं, उनके स्टेटेड मैंडेट्स में से है वो एक। तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इलेक्टोरल रोल को ठीक कर। और आप विचित्र बात आप ये देखिए कि शिकायत क्या है विपक्ष की कि मतदाता सूची में गड़बड़ है, और तो एसआईआर क्या कर रही है, उसको ठीक उसी गड़बड़ी को ठीक कर रही है। तो अगर वो गड़बड़ी के बाद भी गड़बड़ी है तो आपको शिकायत करने नहीं, का उनका मौका है। अब उनका ये कहना है कि ये गड़बड़ी ठीक करने के नाम पे गड़बड़ी की जा रही है। तो बताएं ना क्या गड़बड़ी की जा रही है। सर कितने उसी दिन के हो लिए तो गए? 1 महीना है। अरे मुझे आप ये बताइए, राहुल गांधी ने जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेटा दिया था कि इतने हजार लोग, एक मतलब इतने लोग एक पते पे 80 लोग 90 लोग, इतने लोग जो हैं 2-2 बार जिनके वोटर कार्ड बने हुए हैं, अलग अलग 4-5 पॉइंट्स थे उनके। वो कह रहे मैं ये तो इलेक्शन कमीशन का डेटा मैं घर से तो लाया नहीं। तो वो जो वो बता रहे थे वो फैक्चुअली करेक्ट है कि नहीं है? नहीं, फैक्चुअली करेक्ट का ये है, जिस घर के बारे में कहा जा रहा है कि 40 लोग हैं, उसके मकान मालिक ने बताया कि जो आईटी कंपनियों में वर्कर हैं जो काम करते हैं, वो आते हैं एक कमरे में 4-6-7 लोग रहते हैं, उसके बाद दूसरी जगह नौकरी मिलती है, दूसरी जगह चले जाते हैं, एक जो है रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, उसी के आधार पर अपना तो पता बनवा हमारे लेते हैं। रिपोर्टर को ही बताया सर। हाँ, तो मेरा भी कई साल तक, या कहें कई चुनाव तक, गांव में भी वोट था, शहर में भी वोट था, बाद में कटवाया। बहुत से लोग कटवाने की कोशिश करते हैं, कटता भी नहीं है। फॉर्म 6 That means मैं सर electoral- 3 बार दे नहीं, चुका हूं, हटाने के लिए हटता ही नहीं। नहीं, तो इसका मतलब जो भी इलेक्टोरल लिस्ट बनी हुई है अलग अलग राज्यों की, उस डेटा में कोई फ्लॉ तो है। बिल्कुल है। अरे है, तभी तो एसआईआर कर रहा है इलेक्शन कमीशन। आप- इलेक्शन कमीशन खुद ही मान रहा है। अब उस फ्लॉ को राहुल गांधी चोरी कह रहे हैं, ये और वो भी उनके भाई, स्टेट में चोरी उनकी तो आप लोकल तब कहें मशीनरी लगी हो। जब आपके पास ये प्रमाण हो कि जो लोग ये इस तरह से जोड़े गए हैं, उन सब ने केवल बीजेपी को वोट दिया। एक बड़ा दिलचस्प 10 सेकंड ये में बता इंपॉर्टेंट पॉइंट देता इस पे देखिए कि वो जो चोरी वाले वोट है वो सारे बीजेपी को जा रहे हैं। ये कहां से ये पता कह लगा? रहा है उनका। हूं। एक, ये कहां एक से पता है 10 उनको? सेकंड में बड़ी रोचक जानकारी दे देता हूं। आज बड़े इकोसिस्टम के लोग एक सूची ट्वीट कर रहे हैं वो क्या है? बनारस की वोटर लिस्ट की, कि 40 लोगों के पिता का नाम एक ही है, राम कमल। हाँ ठीक है। राम भी बीजेपी, कमल भी बीजेपी। अरे बाप रे, ये तो अब पता ये चला, मैंने अभी किसी को बनारस फोन किया, अभी वेरीफाई करने के लिए लगा रखा है मैंने आदमी को। उन्होंने कहा कि ये एक आश्रम का एड्रेस है, जो तत्काल उन्होंने अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर बताया, हो सकता है गलत भी हो। और वो आश्रम में वो जो ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने यहाँ रख के पालन पोषण करते हैं और बड़े हो जाते हैं, तो उनके आश्रम में ही रहते हैं, तो उनके सारे में पिता का नाम उन्होंने स्वयं लगा दिया। स्वयं लगा दिया। मतलब स्वयं का नाम उनके लगा पिता दिया, का पिता के नाम नाम। जो आश्रम के प्रमुख हैं उनका लगा दिया। तो भारत में इस तरह की बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे उस दिन भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो बंजारा समुदाय होता है उसके एड्रेस में XYZ लिख देते हैं आप, है ना। ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा, इसीलिए गहन मेरा पुनरीक्षण- सवाल अरे, इसीलिए हम था। आपको सबसे बड़ा उदाहरण दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे उनका पिता का नाम अलग होगा। आज जो इलेक्शन एफिडेविट फाइल करते हैं अपने गुरु पिता पहले का नाम आनंद देते सिंह हैं। बिष्ट होगा, अभी महंत अवैधनाथ होगा। तो ये क्या फ्रॉड है? तो 2 एपिक है उनके पास फिर तो। नहीं, एपिक 2 नहीं हो दो सकता। एपिक वाला मामला भी करवाया हुआ। पहले एक तेजस्वी यादव की निकला है 2 वोटर आई कार्ड, और अब विजय निकला सिन्हा है का विजय निकला है। नहीं, 2 आईडी कार्ड निकलना अलग बात है। एपिक नंबर 2 होना विजय वो सिन्हा अलग के बात 2 एपिक नंबर भी हैं। एपिक दो एपिक नंबर में अलग अलग राज्य से अलग अलग एपिक नंबर। वोट तो 2 बने हुए थे। वोट 2 बने हुए वोट हैं 2 सर। बने हुए हैं उनके। नहीं, फिर अगेन वही, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये सवाल, क्यों नहीं जो बात अभी आप बता रहे हैं कि बड़ी नॉर्मल एनोमलीज हैं ये भारत के अंदर, जो राहुल गांधी ने बताई चोरी बता करके, तो यही बात बोल देना कैमरे पर आकर एक इलेक्शन कमीशन का कोई प्रवक्ता ही बोल दे, ना बोले सीईसी। जब सीईसी को चोर कहा जा रहा हो,
कार्टून बन रहे हो, मीम्स बनाए जा रहे हो उनके खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तब तो इलेक्शन कमीशन की कुछ गहरत होगी कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ऐसी गाली दी जा रही हो, संसद में खड़े होकर ऐसी बातें बोली जा रही हो, ये सब उसके साथ किया जाता है जो आपकी बात सुनने को तैयार हो। मानना तो बहुत दूर की बात है, माने न माने उसकी नहीं तो फिर इलेक्शन कमीशन का भाई जस्ट 10 दिन का टाइम दिया है, 10 दिन में शपथ पत्र नहीं भरते राहुल गांधी तो फिर ठीक है, विल टेक यू टू कोर्ट, जाएंगे अदालत जाएंगे। अब मुझे लगता है कि जिस संभावना की ओर आप इशारा कर रहे हो, अगर हम उसको आशंका कहें तो यह संभव है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मैटर को कोर्ट में ले जाए राहुल गांधी के खिलाफ। हाँ, ये कायदे से ले जाना चाहिए, और ले जाना ही कायदे से ले ही जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। मैं तो ये मानता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में। आप याद करिए, मैंने उस दिन भी कहा था ना कि महाराष्ट्र वाली चिट्ठी उन्होंने कितने दिनों बाद सार्वजनिक की, 19 जून को लिखी थी चिट्ठी और उन्होंने बाद में सार्वजनिक की जब महाराष्ट्र में आरोप लगाए थे इन दिनों। इलेक्शन कमीशन हर आरोप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, इसका ना उनको मैंडेट है, ना इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी के लिए ये बढ़िया है। आप वहां कुछ किसी से कोई मिसकोट हो गया, कोई वर्ड फिसल गया, कोई वर्ड, तो फिर उसकी खींचतान आरंभ हो जाती है। इसलिए बहुत सोच समझकर संवैधानिक संस्थाओं के लोगों को मीडिया से दूर रखा गया। सर संवैधानिक संस्था मान लिया, अब लेकिन अब चूंकि जमाना बदल रहा है, आरोप लगाने के तरीके बदल रहे हैं, लोगों तक उन आरोपों को पहुंचाने के तरीके बदल रहे हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को भी उसकी काट ढूंढनी चाहिए। मेरा बेसिक आर्गुमेंट सर, मेरा एक छोटा सा इसमें इंटरवेंशन सिर्फ इतना है कि भाई इलेक्शन कमीशन अगर हर वक्तव्य का जवाब देने लगेगा तो फिर बाकी काम छोड़ के यही करना पड़ेगा। मान लिया आपको शिकायत है, आप लिखित में शिकायत दीजिए, लिखित में जवाब मिलेगा, आप उसको लेकर कोर्ट भी जा सकते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मामला है, आरोप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसा मुझे लगता है। और इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी को संतुष्ट करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं मानता हूं देश को संतुष्ट, यस, राहुल गांधी को वो कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, देश को संतुष्ट करना है कि आपके वोट की चोरी नहीं हो रही, कभी नहीं हुई। देश ने कोई असंतोष जाहिर किया है क्या? इसका कोई पैमाना है, कोई प्रमाण है? नहीं, ठीक कह रहे हैं, तो ऐसी चीजों में लोग भाई सड़कों में आ जाते जो हैं। बोल रहे हैं राहुल गांधी, अगर लोग विश्वास करते तो बिहार में तो सड़कों पर होना चाहिए था, लाखों लोगों को, जबकि वहां तो करोड़ों फॉर्म आ गए। जा रहे आपने हैं बताया सर 7 अभी करोड़ पदयात्रा 24 पर राहुल जी। आपको भी लगता है राहुल गांधी के मुद्दे का कोई इंपैक्ट नहीं है? मतलब जितना मीडिया में है कि हम लोग तीन दिन से चर्चा कर रहे थे कि लोग इस तरह के तर्क देख रहे हैं। फिर अच्छा जब अगर भाजपा को ये चोरी आती थी तो अमेठी में क्यों नहीं करी, अयोध्या में क्यों नहीं करी, जो 240 सीटें क्यों आई, 400 पार लाने, प्रधानमंत्री की सीट पे क्यों नहीं करी, ये चोरी वायनाड में क्यों नहीं करी, बंगाल, और ये 4 साल में इतने चुनाव हार गए वो लोग। पिछले 10 साल में कई चुनाव हारे, दिल्ली हारे, वेस्ट बंगाल हारे, बहुत सारे चुनाव हारे। कब चोरी आती थी? हारे, छत्तीसगढ़ हारे। अच्छा ये बताइए, चलिए यही कब चोरी आती है, कब चोरी नहीं आती है? मैं प्रदीप जी से प्रोग्राम से पहले भी ये बात कर रहा था, तो अब जैसे उन्होंने कहा कि भी हमें शक हुआ मध्य प्रदेश के चुनाव से कि एमपी में तो नहीं आ सकती थी बीजेपी की, इतनी बार सरकार के बाद रिपीट होना नहीं पॉसिबल था, पिछला मध्य प्रदेश का इलेक्शन। फिर वो महाराष्ट्र और हरियाणा से हमको कंफर्मेशन हो गया कि चुनाव में गड़बड़ है, रिग्ड है ये इलेक्शन जो है। क्या आज एमपी के वोटर में के मन में लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली शिवराज सिंह चौहान को, वही थे चीफ मिनिस्टर उस वक्त, एमपी के मतदाता के मन में कोई भ्रम नहीं है, कोई सवाल नहीं है, संतुष्ट है, उसको मालूम है कि यही था मेरा मैंडेट। भाई अगर भ्रम होता कभी किसी भी विषय पर, केवल इसी विषय की बात नहीं कर रहा हूं, तो जो उसके पक्ष में आवाज उठाता है लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अब राहुल गांधी के इन तर्कों में एक तर्क और कर्नाटक का जोड़ लीजिए कि हमने जो सर्वे कराया था उसमें हमारी 16 सीटें आ रही थी, नहीं आई। हाँ, तो मतलब जो सर्वे कराए कांग्रेस पार्टी, उसको रिजल्ट में बदल दिया जाए। अगर सर्वे के हिसाब से नतीजा ना आए, वन ऑफ द आर्गुमेंट्स है कि सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल ये कह रहे थे कि हमको इतनी सीटें आएंगी। आर्गुमेंट की बात नहीं है, ये सोच की बात है कि आपकी सोच किस तरह की, आपकी समझ कैसी है इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर। सर लेकिन राहुल गांधी कितने सीरियस हैं इस मैटर को, ये जो बात छूट गई थी, के.एन. राजन्ना कर्नाटक के मंत्री थे और सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर के बड़े करीबी बताए जा रहे हैं, उनका इस्तीफा नहीं बर्खास्तगी हुई है, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ है तो ये तो हमारी सरकार में बनी ना, हमें शर्म आनी चाहिए। बीएलए तो हमारे थे, सरकार के कर्मचारी थे, वी शुड बी अशेम्ड ऑफ इट। तो ये उन्होंने कहा, तो बताया जा रहा है कि इधर से फोन गया कि हटाइए,
हटाइए Sack him, इनको। drop him। सिद्धारमैया तैयार नहीं थे, मंत्री तो क्यों ही तैयार होगा, सिद्धारमैया ही तैयार नहीं थे, तो उनको कहा गया कि हम रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं सैक, आप बर्खास्त कीजिए इस आदमी को। इतनी त्वरित कार्रवाई हुई है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पुरोधा हैं। इससे सीरियसनेस कैसे पता चलता नहीं है? नहीं, सीरियसनेस मतलब राहुल गांधी इस मैटर पर अपना मुद्दा कमजोर किसी भी वजह से नहीं, होने नहीं आप देना। दूसरी तरह से ये कहिए तो- कि अपने झूठ को वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई उसकी काट करे, इसको तो चाहे अपना ही आदमी हो। इसके लिए तो अंग्रेजी में एक मुहावरा है, स्पोक इन द व्हील। अब ये एक चक्का चला रहे हैं, वो किसी ने लगा दिया उसमें। अब वो बात तो सही कह रहा ना भाई वो रजन्ना, इलेक्शन कमीशन के पास कोई तंत्र तो है नहीं। और आपने कहा, अभी अभी आपने कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे शंका मध्य प्रदेश से हुई और हरियाणा और महाराष्ट्र से उसकी पुष्टि हो गई और जांच हमने कर्नाटक की कराई, है ना? कितना मतलब कितना सीरियस मामला है कि और देखिए कर्नाटका में मजेदार बात है कि पिछला असेंबली चुनाव भी वो जीते, सरकार भी उन्हीं की, तो ये मतलब उन्होंने एग्जाम्पल भी अच्छा चूज नहीं करा। मैं तो कहता हूँ उनको किसी भाजपा के स्टेट में तो खैर मतलब आप पंचों की राय ये है कि इस मुद्दे का कोई इम्पैक्ट नहीं है और नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ। इस मुद्दे का जरूर इम्पैक्ट होगा और वो कांग्रेस के खिलाफ होगा। कांग्रेस राहुल गांधी को उल्टा पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन जितना जवाब दे रहा है और जैसे जवाब दे रहा है वो ठीक है। सर इलेक्शन कमीशन त्वरित जवाब नहीं देगा ना कि आपने एक प्रेस मैंने अब इसको समअप करने के लिए आपसे कहा के लिए कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ठहर के सारी चीजों को जांच के परख के जवाब भी देगा और विधिक कार्रवाई भी करेगा। विधिक कार्रवाई भी करेगा, ये है आज की ऑपरेटिव। देखिए जितने भी इलेक्टोरल रोल्स हैं उसमें 2 से 5% गड़बड़ियां हैं, जिसके लिए ये तो जो पूरी बात है ये सर का और अनुमोदन है कि सर होना चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए। अभी देखिए अब तो माइक तो राहुल गांधी के पास रोज जाएगा और राहुल गांधी रोज कुछ बोलेंगे, तो रोज हमको उसी कुछ में बात फंस करने के लिए मिलेगा। तो रोज हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर के आएंगे। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, नरेंद्र जी, शांतु जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे कॉफी पर कुरुक्षेत्र।